हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे तैयारी चल रही है? फटाफट से आ जाइए। और आज हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन का 4th लेक्चर लेकर आए हैं, और जिससे कि हम लोग आज प्रोजेक्टाइल मोशन के आगे के बात हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें भी हमने आपसे इससे पहले वाले लेक्चर में इंट्रोडक्शन हो गया था प्रोजेक्टाइल मोशन का, और साथ ही साथ हम लोगों ने देख लिया था कि मैक्सिमम रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज बेसिकली क्या निकालते हैं, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की हाइट का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको पता था। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था। अब एक काम करते हैं, पहले बेसिक जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी बेसिकली सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल चल रहा है, ठीक है। तो चलिए हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था उसको एक बार लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था, टाइम ऑफ पहले तो एच हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ड्राइव किया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। प्रोजेक्टाइल मोशन की हाइट मैक्सिमम होने के लिए थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मतलब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, थीटा बराबर 90 डिग्री पे, थीटा बराबर 90 डिग्री पे। और जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं रह जाएगा, फिर वो वर्टिकल मोशन हो जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान पार्टिकल किसी भी बॉडी की जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तो होता ही यही है। अब हाइट मैक्सिमम कब होगी? हाइट के मैक्सिमम होने के लिए कंडीशन ये होती है कि हमारे पास थीटा का मैक्सिमम होना जरूरी है, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। कब होती है? थीटा बराबर 90 डिग्री पे। और थीटा बराबर अगर हम 90 ले लेंगे तो फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहाँ रह जाएगा? फिर तो वो वर्टिकल मोशन हो जाएगा ना, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूले में आपने हाइट का फॉर्मूला निकाला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, रेंज का फॉर्मूला आपने निकाला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकाला था 2u sin थीटा अपॉन g। ये बेसिक फॉर्मूले आपने फाइंड आउट किए, बहुत ही बढ़िया। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं, बहुत ही आराम से समझिएगा, कुछ जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको काफी मजा आने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट रेंज मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज। अब मुझे एक बात बताइए मेरे बच्चे, r बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, r बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। होता है सर, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आ गई। ओके, रेंज के मैक्सिमम। अब मुझे बताइए रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे, क्योंकि भाई पार्टिकल की इनिशियल स्पीड ऑन प्लेन तो कांस्टेंट है ना, g कांस्टेंट है। तो रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे डिपेंड कर रहा है। हमें r की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेंज को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा थीटा के रिस्पेक्ट में। तो अब आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट r विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आ जाएगा dr अपॉन d थीटा इज इक्वल्स टू u स्क्वायर। अब sin 2 थीटा को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 cos थीटा। कितना मिलेगा बेटा? 2 cos थीटा अपॉन g। आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा। यहां से आप 2 थीटा करिए, ज्यादा अच्छा है। हाँ, डिफरेंशिएट करना था हम लोगों को रेंज को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में हमें रेंज को डिफरेंशिएट करना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें r की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। और पता नहीं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मैक्सिमा और मिनिमा का। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए ना dy बाई dx को जीरो करना पड़ता है, चाहे आपको y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और चाहे तो आपको y की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो न्यूमैरेटर में अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए तो फिर आपको dy बाई dx करना पड़ता है, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर करना पड़ता है। तो आपको y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए जीरो करना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट में आपको मैक्सिमम मिनिमा का मैं आपको समझा दूंगा, परेशान मत होइएगा। अभी आप समझ लीजिए, हमें r की मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए इसको किसके बराबर करना पड़ेगा? सॉरी, जीरो के बराबर करना पड़ेगा। बोलो ठीक है। अच्छा, u स्क्वायर g तो जीरो हो सकता, 2 जीरो हो नहीं सकता, तो cos 2 थीटा को जीरो होना पड़ेगा। और cos जीरो की वैल्यू कितने पे होती है? cos 90 डिग्री पे होती है। बोलो है कि नहीं? तो यहाँ से 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 90। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। बोलो ठीक है। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। हालांकि मैंने आपको इससे पहले बताया था, लेकिन बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मेथड था वो। लेकिन क्यों होता है ये भी तो समझना जरूरी है। तो यहाँ से क्यों होता है ये पता चल गया कि रेंज के मैक्सिमम होने के लिए थीटा को 45 डिग्री होना पड़ेगा। तो अगर थीटा 45 डिग्री हो जाएगा तो इस केस में हमारा रेंज कितना निकलेगा? जरा देखिए, r max
कितना हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना है 45 डिग्री, तो थीटा 45 डिग्री रख देंगे अपॉन जी कर देंगे, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 90 डिवाइडेड बाय g, और यहाँ से आपका हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन जी। ये है आपके मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है? मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है। तो आपसे अगर कभी मैक्सिमम रेंज पूछे तो आप याद रखिएगा उस समय एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम कितना लेंगे 45 डिग्री लेंगे, उस समय आर मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगा, वेयर u स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन प्लेन, प्लेन पे पार्टिकल की स्पीड है। ठीक है बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बने रहिए। तो चलते हैं आगे की तरफ, धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीख करेंगे। अब हम लोगों को ये देखना है कि अगर पार्टिकल की रेंज मैक्सिमम होती है तो मैक्सिमम रेंज की केस में बॉडी कितनी हाइट कवर करती है। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन रेंज इज मैक्स, जब रेंज क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए। तो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा बराबर कितना होता है 45 डिग्री होता है। तो उस समय हमें क्या देखना है भाई, थीटा बराबर 45 डिग्री होने पे रेंज क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम रेंज के केस में हमें देखना है कि कोई भी प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट कवर करता है। एक बात याद रखना है कि अगर रेंज मैक्सिमम हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि प्रोजेक्टाइल की हाइट भी मैक्सिमम हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रेंज मैक्सिमम होने से हाइट मैक्सिमम हो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर रेंज मैक्सिमम है तो थीटा 45 डिग्री है, और थीटा के 45 डिग्री होने से हम ये देखना चाहते हैं कि पार्टिकल की हाइट क्या होगी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फॉर्मूला क्या होता है, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बोलो ठीक है। अब चलो थीटा बराबर 45 डिग्री रखो, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g। यहां से सिंपलीफाई करेंगे तो साइन 45 होता है 1/√2, स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 2 2 सा 4 हो जाएगा, तो u स्क्वायर हो जाएगा 4g। बोलो बेटा ठीक है। ये हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसे नॉट अ मैक्स, इसे मैक्स नहीं बोलेंगे, इट इज नॉट अ मैक्सिमम। ये हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल है व्हेन द रेंज इज मैक्सिमम। ये प्रोजेक्टाइल की हाइट है जब पार्टिकल का रेंज क्या है मैक्सिमम है। और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, आर मैक्स का फॉर्मूला भी हम लोग ने निकाला था u स्क्वायर अपॉन g। बोलो ठीक है। अब देखो जरा यहां से बहुत ध्यान से, h इज इक्वल्स टू 1/4 u स्क्वायर अपॉन g कर सकते हैं। तो u स्क्वायर अपॉन g कितना है r मैक्स, तो क्या हम इसे ये नहीं कह सकते h इज इक्वल्स टू 1/4 r मैक्स। बोलो क्लियर, बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। तो बेटा याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे आप स्टार बना के रखिएगा। ठीक है, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 1/4 टाइम्स ऑफ r मैक्स व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। ये केस कब होगा, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा 45 डिग्री होगा, तब प्रोजेक्टाइल की हाइट मैक्सिमम रेंज के 1/4 हो जाएगी। ठीक है, फटाफट से इसको कॉपी करिए। अब हम लोग चलने वाले हैं रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हाइट और रेंज के बीच में हम लोग रिलेशन ऑब्टेन करेंगे। अब यहाँ पे कोई मैक्सिमम का केस नहीं होगा। ठीक है, तो हाइट और रेंज के बीच में हम क्या देखने वाले हैं, रिलेशन देखने वाले हैं। बने रहिए, फटाफट से हेडिंग डाल दीजिए, रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम कुछ नहीं है ना, मैक्सिमम वगैरह कुछ नहीं है। हाइट मैक्सिमम तभी होगी जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। उस समय फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहलाएगा, उस समय फिर वो क्या कहलाएगा, वर्टिकल मोशन कहलाएगा। तो हाइट के प्रोजेक्टाइल मोशन की हाइट मैक्सिमम होने के लिए, फिर सुनिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट के मैक्सिमम होने के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। 89 डिग्री होगा तो हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हो जाएगी उस केस में। ठीक है, चलिए रेंज का फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, और हाइट का फॉर्मूला है आपके सामने u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। चलिए इनको डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो आप क्या लिखेंगे, डिवाइडेड इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, रेंज अपॉन हाइट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा
अपॉन जी, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको जरा सिंप्लीफाई करिए तो इसको कर सकते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा इंटू u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g मल्टीप्लाई बाय 2g अपॉन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो क्या क्या कट गया, g से g कट गया है ना, और u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, एक स्क्वायर से साइन थीटा कट गया, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, 2 2 सा 4 बचेगा, 2 2 सा 4 बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा बचेगा, और कुछ बचेगा देखो g से g कट गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, सब कुछ कट गया, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 cot थीटा। क्या बचेगा बेटा, 4 cot थीटा, और बढ़िया सा रिलेशन आपके सामने आ गया, रेंज इज इक्वल टू 4h cot थीटा। नोट कर लीजिए, रेंज और हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के बीच में रिलेशन है, रेंज इज इक्वल टू 4h cot ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये भी स्टार बना के आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होने वाला ही है। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको करिए, आगे चलते हैं कि एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की हाइट एंड रेंज बोथ आर सेम, किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्टाइल की हाइट और रेंज सेम हो जाती है, हम इसको ड्राइव करने वाले हैं, बने रहिएगा। चलिए तो देखिए बेटा, हमको निकालना है कि एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द हाइट एंड रेंज of projectile motion is same। तो हाइट का फॉर्मूला आपके सामने है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज का फॉर्मूला आपके पास है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। हमें वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है जब हाइट और रेंज सेम हो जाए, तो हाइट और रेंज को आप सेव कर दीजिए, तो हाइट की जगह क्या लिखिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज की जगह लिखिए u स्क्वायर साइन थीटा साइन 2 थीटा अपॉन g। देखिए u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, g से g कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो ठीक है, एक स्क्वायर से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका बचेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4, cos थीटा इज इक्वल टू 1/4 बचेगा, नहीं क्योंकि स्क्वायर भी है ना। एक मिनट, तो आप ऐसा करिए कि देखिए ऐसा नहीं होगा, देखिए यहाँ पे साइन थीटा भी है ना, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम लोग, साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, बाय cos थीटा को डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा मेरे बच्चे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक बार आप करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, करके देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। साइन 2 थीटा भाई h बराबर क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है ना, और रेंज बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा को हम 2 साइन थीटा cos थीटा बोलेंगे, साइन थीटा से हमने एक स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बात आती है साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो गया 4, अब क्या कोई एंगल होता है जो साइन थीटा अपॉन cos थीटा की जगह पे हम 4 कर दें, बताइए फटाफट से सोच के बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपने सोचा होगा और सोच के आपने आंसर दिया होगा। तो sin थीटा अपॉन tan थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है tan थीटा इज इक्वल टू 4, थीटा बराबर tan इनवर्स 4, और tan इनवर्स 4 की वैल्यू आप चार्ट से देख लीजिएगा 76 डिग्री होता है, कितना होता है, 76 डिग्री होता है। एक बार आप बहुत ध्यान से अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये 76 डिग्री होता है, मैं भी देख लूँ एक बार 76 डिग्री होता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल 76 डिग्री होता है। तो याद रखिएगा किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, at the angle of projection of 76 degree the height of the projectile is equal to the range of the projectile, height और range एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो आपने एक बात सीख ली बेटा, क्या सीख ली, at theta is equal to 76 डिग्री पे height और range आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और at 45 डिग्री, at theta is equal to 45 डिग्री पे आपने देखा था रेंज और हाइट में क्या रिलेशन आ रहा था, h इज इक्वल टू r अपॉन 4 हो जा रहा था, बोलिए है कि नहीं। तो ये दो फॉर्मूले आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, थीटा बराबर 76 डिग्री पे और थीटा बराबर 45 डिग्री पे
दोनों में रिलेशन क्या है, 76 डिग्री पे हाइट रेंज के बराबर हो रहा है और 45 डिग्री पे हाइट रेंज के 1/4 हो रहा है, ठीक है। ये दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो फिर यहाँ पे आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। अभी खत्म नहीं हुआ है बेटा, अभी तो सरफेस टू सरफेस और बहुत ढेर सारा भी केसेस बाकी हैं। सारे केसेस को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम यहाँ की वीडियो का भी हम स्टॉप करते हैं, कुछ मुझे इंपॉर्टेंट काम है। देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इसमें आगे की तरफ हम लोग न्यू केस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए बेटा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। अब आप इसे क्वेश्चन की तरह लीजिए, आप इसे इंपॉर्टेंट प्रूफ की तरह ले लीजिए, किसी तरह ले लीजिए। तो अभी आज के जो हमारा लेक्चर चल रहा है, आज की जो वीडियो हमने बनाई है, वो बेसिकली सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे बनाई गई है, ठीक है ना। जैसे कि इससे पहले आपने एक रिजल्ट देखा कि हाइट और रेंज में क्या रिलेशन होता है। मैक्सिमम रेंज के केस में किसी बॉडी की हाइट क्या होती है, जब रेंज और हाइट को इक्वल कर देते हैं तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होता है। तो ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छी तरह से देखी। अब उसी सीरीज में और उसी के कॉन्टिन्यूशन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, या इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट भी है, ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब पार्टिकल, इसको 3 स्टार बना लीजिए, ठीक है। अब पार्टिकल थ्रोन ओवर अ ट्रायंगल, एक पार्टिकल को ट्रायंगल के एक एंड से, मतलब एक पार्टिकल को ट्रायंगल के एक एंड से फेंका और पार्टिकल दूसरे एंड पे जाकर गिर गया है, ठीक है। जब पार्टिकल किसी पॉइंट बी पर पहुंचता है तो इस बी पर जैसे पहुंचता है तो उसका इस एंड से एंगल अल्फा है और इस एंड से एंगल बीटा है, और किसी पार्टिकल को थीटा के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से भेजा गया है, ठीक है। तो यहां पढ़िए क्या लिखा है, इफ अ पार्टिकल थ्रोन ओवर अ ट्रायंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल के एक एंड से भेजा गया बेस, फॉल्स ऑन द अदर एंड ऑफ द बेस, मतलब बेस के दूसरे एंड पे पार्टिकल गिर रहा है, ग्रेजिंग द वर्टेक्स, वर्टेक्स को छूते हुए जा रहा है, मतलब इस ट्रायंगल के पार्टिकल ट्रायंगल के वर्टेक्स को छूते हुए जा रहा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द बेस एंगल्स, मतलब ये अल्फा और बीटा क्या है, ये ट्रायंगल के बेस एंगल्स हैं। देन इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, अगर थीटा के एंगल से फेंका गया है तब प्रूव करिए tan थीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब बेटा समझो, ये क्या है, रेंज, और इस पॉइंट को हमने B कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट को हमने A कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट C है। इस ट्रायंगल को बहुत ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल का बेस कितना है, x। अगर ये r है तो इस ट्रायंगल का बेस कितना हो जाएगा, r - x। तो हमारे पास दो ट्रायंगल नजर आ रहा है और इस दो ट्रायंगल से हम क्या कर लेंगे, इसको प्रूव कर देंगे। तो पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखिए आप क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर पा रहे हैं। आपके स्कूल के टीचर भी आपको असेसमेंट में इस तरह के क्वेश्चन दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको आपके इंस्टीट्यूट की टीचर्स भी आपके हाफ ईयरली असेसमेंट क्वेश्चन दे सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इवन दो ये आईटी जेईई मेंस और नीट के एग्जाम में भी डायरेक्ट आपसे ये रिजल्ट पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के फॉर्म में, ठीक है बेटा। चलिए इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि इसके रिजल्ट को रट लेते हैं, रटना नहीं, अपने को सॉल्व करना है, अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो बहुत ही बेसिक तरीके से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मेरे बच्चों आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मैं अब प्रूव करूंगा, नेक्स्ट वाली वीडियो में हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगी कि जब कोई पार्टिकल को हम किसी प्रोजेक्टाइल मोशन, जब कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसका पाथ कैसा होता है, उसका पाथ होता है पैराबोलिक। पैराबोलिक पाथ हम कैसे प्रूव करें, हम इस पैराबोलिक पाथ को इक्वेशन से प्रूव करेंगे, जिसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ पैराबोलिक पाथ। तो इसके एक इक्वेशन होता है, इसका एक और मतलब दो इक्वेशंस होते हैं। तो दोनों इक्वेशंस में रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए एक इक्वेशन होता है y बराबर x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एक तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का आपके सामने इक्वेशन ये होता है, इसमें y x स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिससे कि पार्टिकल की जो पाथ होगी, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज पैराबोलिक, ठीक है। इसी को जब हम लोग रीअरेंज करेंगे तो हम एक और फॉर्मूला बनाते हैं, y इज इक्वल टू x tan थीटा इन ब्रैकेट में 1 - x अपॉन r। एक और रिलेशन बन जाता है आपके सामने। ये r क्या है, रेंज ऑफ द पार्टिकल की रेंज है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, और x क्या है, किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल का ये बेस का डिस्टेंस है और उसी इंस्टेंट पे ये हाइट है, मतलब y और x के बीच में ये आपने इक्वेशन बनाया हुआ है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। इन दोनों को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। आप इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिए।
अगर हम बताएं इसमें इन ट्रायंगल, अगर इस ट्रायंगल में बहुत ध्यान से देखिए ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी को बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए बेटा tan अल्फा कितना होगा, तो आप tan अल्फा बराबर क्या बताएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है y और बेस कितना है x, ठीक है ना। इसी तरह से एंड करके लगा दीजिए। अब आप ट्रायंगल CBD, ये ट्रायंगल बहुत ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल CBD, ट्रायंगल CBD को देखिए और बताइए tan बीटा कितना होगा। तो आप बताएंगे सर tan बीटा बराबर हो जाएगा y डिवाइडेड बाय r माइनस x। ठीक है, इतनी बात तो सर सब अपने को समझ में आ गई है। अब ये है आपके सामने tan अल्फा और ये है आपके सामने tan बीटा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड अबव इक्वेशंस, ऐड अबव इक्वेशंस, अबव इक्वेशंस को ऐड करने पर जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x प्लस y डिवाइडेड बाय r माइनस x। बोलिए ठीक है। यहां से हम y को अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन r माइनस x, ठीक है। अब यहां से आप एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा y ब्रैकेट में x r माइनस x को एलसीएम लेंगे तो ऊपर बचेगा r माइनस x प्लस x डिवाइडेड बाय x r माइनस x। अब ये सारी चीज कैसे हुई, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो यहां से देखिए x और x कैंसिल हो गया तो आपके सामने रिलेशन क्या बच जाएगा, y इन ब्रैकेट में r डिवाइडेड बाय x r माइनस x। उम्मीद है कि यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है सर, क्लियर, यहां तक समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। अब बेटा मुझे एक बात बताइए, आपके सामने ये इक्वेशन लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 2 से। अब हम इसको इक्वेशन कुछ मान के छोड़ दो, आप इसे कुछ इक्वेशन मान के छोड़ दो, मैं कहता हूं आप इसे इक्वेशन नंबर 3 मानकर छोड़ दो, इक्वेशन नंबर 3 मान के छोड़ दो। मैं क्वेश्चन को रफ कर दूं, मैं क्योंकि अब ऊपर की तरफ सॉल्व करूंगा, नीचे जगह नहीं है, तो मैं ऊपर सॉल्व करने जा रहा हूं। आप क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से कॉपी कर लो, ठीक है ना। चलो मैं इस क्वेश्चन को रफ करने जा रहा हूं। व्हाइट बोर्ड में यही होता है कि इसमें थोड़े से धब्बे पड़ जाते हैं, खैर कोई बात नहीं। चलिए तो देखिए हम इस इक्वेशन 3 को छोड़ देंगे, अब हम बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को बहुत ध्यान से देखिए, हमें इसमें tan थीटा निकालना है। कैसे निकालें, बहुत ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू x tan थीटा इन ब्रैकेट, यहां से आप एलसीएम लीजिए r, तो क्या बचेगा r माइनस x बचेगा। यहां से मैं निकालना चाहता हूं tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y x को डिवाइड कर देंगे r अपॉन r माइनस x। बोलिए होगा कि नहीं। अब आप इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए बहुत ध्यान से, क्या दोनों सेम है। आप इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, इक्वेशन 3 को देखिए और इक्वेशन 4 को देखिए बेटा, क्या इक्वेशन सेम है। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को देखिए बहुत ध्यान से, क्या दोनों इक्वेशन सेम है, बिल्कुल। तो क्या मैं इसको और इसको आपस में इक्वल कर सकता हूं, हेंस tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। प्रूफ, हेंस प्रूफ। कितना इजी है, बच्चे इसको इस रिजल्ट को रट लेते हैं, कुछ बच्चे इस रिजल्ट को रट लेते हैं और जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे क्वेश्चन कर नहीं पाते। बहुत इजी है बेटा, आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में आप tan अल्फा लगा दीजिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लगा दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों को ऐड कर दीजिए। फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये वाला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको यूज करना पड़ेगा, फिर इसमें ये यूज नहीं करेंगे, फिर ये वाला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इससे आप स्टार बना लीजिए, आपके हाफ ईयरली के असेसमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ, कह सकते हैं, या आप इसको क्वेश्चन की तरह भी लेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए बने रहिए, चलते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ चमक तो नहीं रहा है, मैं यहाँ की लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है।
देखिए यहाँ पे सब ठीक लग रहा है ना, हाँ एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो मैं सामने की लाइट ऑफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ओके, इसको फटाफट से कॉपी करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार बना लीजिए। कंपैरिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल ऑफ इक्वल रेंज, दो प्रोजेक्टाइल ऑफ इक्वल रेंज, मतलब दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, दो पार्टिकल हैं, उनको सेम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से फेंका जा रहा है सेम स्पीड के साथ। तो देख लीजिए, एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन टू प्रोजेक्टाइल आर थ्रोन विद इक्वल स्पीड्स एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, एक एंगल थीटा हो, दूसरा 90 माइनस थीटा हो, तो हम इसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो एंगल शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होता है? जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री कब होता है? जब इनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। देन देयर रेंजेस आर इक्वल। अरे भाई साहब बहुत बढ़िया। जब दो प्रोजेक्टाइल को सेम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से फेंकेंगे विद सेम स्पीड के साथ, एक प्रोजेक्टाइल को थीटा के एंगल से, इस वाले प्रोजेक्टाइल को थीटा के एंगल से, और इस वाले प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस थीटा के एंगल से फेंकेंगे, तो दोनों केस में रेंज सेम रहेगा। दोनों प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम रहेगा अगर दोनों को सेम स्पीड से फेंकेंगे। एक प्रोजेक्टाइल को थीटा के एंगल से, दूसरे प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस थीटा के एंगल से फेंकेंगे, तो दोनों का रेंज सेम रहेगा। बहुत अच्छी बात है। बट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड आर डिफरेंट, मतलब इस वाले प्रोजेक्टाइल ने, ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है ये हाइट h अटेन करेगा, ये वाला प्रोजेक्टाइल हाइट h डैश अटेन करेगा। दोनों प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम हाइट अटेन्ड अलग अलग होंगे। ये वाला प्रोजेक्टाइल t टाइम में, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t होगा, और इस वाले प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट t डैश होगा। तो देखो, जब दो पार्टिकल को सेम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एक सेम स्पीड से फेंका जाता है, एक पार्टिकल को थीटा के एंगल से, दूसरे पार्टिकल को 90 माइनस थीटा के एंगल से, तो आप एक बात याद रखिए, दोनों प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम होता है, दोनों प्रोजेक्टाइल के हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड अलग अलग होते हैं, दोनों प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग अलग होते हैं, और इनमें हमें ढेर सारे रिलेशंस को ऑब्टेन करना है। तो सबसे पहले तो हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि जब दो प्रोजेक्टाइल को सेम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हम फेंकते हैं, सेम स्पीड के साथ फेंकते हैं, एक प्रोजेक्टाइल को थीटा के एंगल से, ये वाला प्रोजेक्टाइल देख रहे हैं, ये वाला प्रोजेक्टाइल थीटा के एंगल से, और ये वाला प्रोजेक्टाइल 90 माइनस थीटा के एंगल से फेंकेंगे, तो क्या इन दोनों का रेंज सेम होगा? चलिए चेक करते हैं। फटाफट से आप देखिए, और इसको किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस तरह की क्वेश्चन आ गए तो हम कैसे डील करेंगे। चलिए, जब किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा के एंगल से फेंकते हैं, एट एंगल थीटा, मान लेते हैं जब प्रोजेक्टाइल को थीटा के एंगल से फेंका गया, तब इसका रेंज कितना है? r इज इक्वल्स टू, रेंज मान लेते हैं कितना है? r बराबर फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। बोलो ठीक है भाई, समझ में आ गया? इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दीजिए। क्लियर है सर? जब प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस थीटा के एंगल से फेंकेंगे, तब मान लेते हैं रेंज कितना है? r डैश, और ये कितना होगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 90 माइनस थीटा अपॉन g। बताइए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा? बताइए फटाफट से। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे दोस्त। u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन g। बताइए साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन थीटा। तो जब ये साइन थीटा हो जाएगा, तो क्या मैं इसको u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g करके छोड़ दूं? कोई दिक्कत? अब जरा इक्वेशन नंबर 1 को देखिए और 2 को देखिए, क्या दोनों सेम है? ये और ये सेम है, इसका मतलब रेंज क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से r इज इक्वल टू r डैश। एक चीज तो प्रूफ हो गई कि जब दो प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से सेम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हम फेंकेंगे, एक प्रोजेक्टाइल को थीटा के एंगल से, दूसरे प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस थीटा के एंगल से। जैसे एक प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका 30 डिग्री के एंगल से, दूसरे प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री एंगल से फेंकना पड़ेगा। एक प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे, मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका 70 के एंगल से, तो दूसरे प्रोजेक्टाइल को 20 के एंगल से फेंकना पड़ेगा। एक प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका मान लीजिए 35 के एंगल से,
तो दूसरे प्रोजेक्टाइल को हमें 55 के एंगल से फेंकना पड़ेगा। तो मतलब ऐसे एंगल से फेंकना पड़ेगा कि इनका सम 90 डिग्री होना चाहिए भाई, ठीक है ना, मतलब इनका सम कैसा होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो याद रखिएगा दोनों प्रोजेक्टाइल जो होंगे वो सेम रेंज को कवर करने वाले हैं। आपने इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जब हमारा जो आर्मी का टैंकर होता है, आपने देखा होगा हमारा जो आर्मी का टैंकर होता है, मान लीजिए हमारा क्या है आर्मी का टैंकर, इनके दो वो लगे हुए हैं नोजल्स जहां से बारूद निकलता है। अब मान लीजिए ये दुश्मन का खेमा है, ये क्या है दुश्मन का खेमा है। अब इस आर्मी के टैंकर को अपने जगह पे ही रहना है, इस आर्मी के टैंकर को अपने जगह पे रहना है, उसको रेंज को क्या करना है, चेंज नहीं करना है। ये आर्मी का टैंकर चाहता है मैं रेंज चेंज ना करूं, तो वो अपनी नोजल से यहां से एक गोला दागेगा और यहां से एक गोला दागेगा। ये वाला जो एंगल होगा वो थीटा होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर ये आर्मी का टैंकर अपने अपने इस नोजल से अगर गोला दागना चाहता है तो ये दोनों गोले होंगे वो यहीं पे जाकर क्या करेंगे, गिर जाएंगे, क्योंकि उसको फिजिक्स पता है ना कि रेंज सेम रखेंगे और एक नोजल को हम थीटा के एंगल से दूसरे नोजल को 90 माइनस थीटा के एंगल ऐसे लगाकर हम अगर बारूद चलाएंगे तो दोनों बारूद कहाँ गिरेगा, दुश्मन के खेमे पे गिरेगा। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है ना बेटा, ये जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये हम आर्मी वगैरह में यूज करते हैं। जो सरहद पे जो हमारे जो सेना जो लड़ाई कर रहे हैं, जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, तो आर्मी के खेमे पे जब वो बम बारूद चलाते हैं तो नोजल से जो बारूद निकलता है उनको पता है कि अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल से थीटा के एंगल पर रखेंगे, जैसे मान लीजिए इन्होंने 30 डिग्री के एंगल पर रखा, तो इसे किस पर रखेंगे, 60 डिग्री के एंगल पर रखेंगे। तो मान लीजिए याद रखिएगा, तो इसको 30 डिग्री के एंगल पे रखते हैं, इसको 60 डिग्री के एंगल पे रखते हैं, और 30 और 90 का सम कितना होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये वाला केस बन गया, और अगर ये वाला केस बन गया तो इस केस में रेंज सेम होता है और दोनों बम बारूद कहाँ गिर जाता है, दुश्मन के खेमे पे गिर जाता है। तो ये वाली चीज जो है ना हम अपने आर्मी वगैरह में यूज करते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जो आर्मी वगैरह में सरहद पे हमारे जो सेना के जवान लड़ाई कर रहे हैं, जो देश की हिफाजत कर रहे हैं, दुश्मनों से लड़ रहे हैं, तो इस एप्लीकेशन को बहुत तरह से यूज करते हैं। इसलिए इसमें लिखा गया, मैंने स्टार बना दिया है, इसको 3 स्टार बना दीजिए। आपके जो एग्जामिनर है या आपके जो टीचर है वो आपसे स्कूल में इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई। दूसरी चीज, ये तो एक अच्छा प्रूफ हो गया कि रेंज सेम होगा, लेकिन इनके जो हाइट होंगे वो अलग अलग होंगे। अब इनके हाइट में कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें निकालना है, इनके हाइट में और इनकी रेंज में भी इंपॉर्टेंट रिलेशन निकालना है। चलिए फटाफट से हमें अब दूसरी चीज देखना है कि इनकी हाइट का रेशियो कितना होगा। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, इनके हाइट का रेशियो क्या होगा, अब हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो फिर चलें, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलिए तो फिर हम अपने इसके बाद देखते हैं कि इन दोनों की हाइट का रेशियो क्या होगा, फिर इनकी हाइट का सम क्या होगा, फिर इनकी हाइट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बने रहिए। चलिए पहले तो हम देखते हैं कि जब हाइट h एट एंगल थीटा, जब प्रोजेक्टाइल को थीटा के एंगल से प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो वो हाइट कितनी कवर कर रहा है, h। तो h बराबर फॉर्मूला क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और जब इसको 90 माइनस एंगल पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, 90 माइनस थीटा के एंगल पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तब हाइट कितना कवर हो रही है, h डैश। तो यहां से हम लोग h डैश निकालेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, u स्क्वायर cos स्क्वायर 90 सॉरी यहां पे कर दीजिए cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब आप देखिए आपके सामने इक्वेशन नंबर 1 है और आपके सामने इक्वेशन नंबर 2 है, दो इक्वेशन है। अब एक काम करते हैं कि पहले इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, पहले इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करिए तो h डिवाइडेड बाय h डैश, h कितना है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g मल्टीप्लाई बाय h डैश को रिवर्स करिए, 2g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखिए 2g से 2g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, आ गया tan स्क्वायर थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट h अपॉन h डैश इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये भी आपसे प्रूफ पूछा जा सकता है कि दोनों केस में हाइट का रेशियो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा।
थीटा ये वाला एंगल है, छोटा एंगल लेंगे, मतलब इन दोनों में से छोटा एंगल ले लेंगे। ठीक है, आसान है। तो एक रिलेशन आगे प्रूव करेंगे। अब दूसरा रिलेशन हम करने जा रहे हैं, h को जब h से मल्टीप्लाई करेंगे, जरा 2 मिनट रुकिएगा, बस मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। हाँ बेटा चलिए, तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। चलिए बेटा देखिए, तो अभी आपने एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देखा, h अपॉन h डैश किसके बराबर था, tan स्क्वायर थीटा के बराबर था। ये भी प्रूवमेंट आपके आ सकता है। ठीक है, अब एक काम करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके देखेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करिए। h प्लस h डैश इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आप जरा इनमें कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, h प्लस h डैश इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार बना लीजिए बेटा इसमें। ये भी रिलेशन आपको मिल गया। तो h अपॉन h डैश tan स्क्वायर थीटा के बराबर, h प्लस h डैश u स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर। कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए, ये u स्क्वायर अपॉन 2g क्या है, व्हाट इज u स्क्वायर अपॉन 2g। u स्क्वायर अपॉन 2g आपको कुछ याद आ रहा है? आपको याद आ रहा है जब हम लोग फ्री फॉर्म मोशन कर रहे थे, जब किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे थे, तो वो पार्टिकल कितनी मैक्सिमम हाइट कवर कर रहा था? पार्टिकल कितनी मैक्सिमम हाइट कवर कर रहा था, आप बताइए। u स्क्वायर अपॉन 2g के मैक्सिमम हाइट कवर कर रहा था। यस, वही वाला फॉर्मूला है, u स्क्वायर अपॉन 2g की मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला है। खैर, तो आप ये अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन की तरफ, जब h को h डैश के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, h को h डैश के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है। बने रहिए। चलिए बेटा, अब हम लोग एक और रिलेशन देख लेते हैं। अब हम इसको और इसको, इन दो इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे। आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। चलिए मल्टीप्लाई करिए। h डैश इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g मल्टीप्लाई बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, नाउ अब एक काम करते हैं, u स्क्वायर कितना हो गया, u की पावर 4 हो गया है ना, और ये हो जाएगा आपका 4g स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। मुझसे पहले बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब एक काम करने वाले हैं हम लोग, ऊपर नीचे 4 से आप क्या करिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। ऐसा क्यों करा मैं बताता हूँ। h डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, u की पावर 4 अपॉन 16g स्क्वायर, वो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। और आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चे, साइन स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है ना, याद कर लीजिए भाई। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा स्क्वायर कर दीजिए, 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हम क्या कर देंगे, r स्क्वायर कर देंगे मेरे बच्चे। क्या कर देंगे, इसकी जगह साइन स्क्वायर 2 थीटा कर देंगे। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया। बोलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। क्लियर है। अब एक काम करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, हम एक काम करेंगे, हाँ, u की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4g, है ना, कितना हो जाएगा, हाँ 4g स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/4। हम इसको अलग कर देंगे। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए ये क्या लिखा है, ये क्या है आपके सामने, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g होता है। स्क्वायर करिए दोनों तरफ, क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर u की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा
डिवाइडेड बाय 4g²। क्या मैं इसके जगह r स्क्वायर कर सकता हूँ? वो यही तो है, u की पावर 4 sin स्क्वायर टू थीटा अपॉन 4g²। इसकी जगह मैं r स्क्वायर कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। बोलिए, आसान है। बिल्कुल भी टफ अगर आपको लग रहा होगा ना तो आप बिल्कुल बताइए, अगर आपको टफ लग रहा है तो। मुझे तो लग रहा है टफ तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको टफ नहीं लगना चाहिए, बहुत ही आसान है ये। अब आप इसको आगे की तरफ, इसको मैं यहाँ तक ले जा रहा हूँ, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4h डैश बराबर r स्क्वायर और r बराबर 2 अंडर रूट के अंदर h डैश। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मेरे बच्चे। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे कह जाएगा कि दो प्रोजेक्टाइल है और दोनों को सेम स्पीड से फेंका गया, एक को थीटा के एंगल से, दूसरे को 90 माइनस थीटा के एंगल से, और दोनों मैक्सिमम हाइट कवर कर रहे हैं 4 मीटर और कुछ भी कर रहे हैं 8 मीटर। बताइए इनका रेंज क्या होगा? तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम इनका रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें h और h डैश पता हो तो हम रेंज डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप फटाफट से नोट करिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज दिस। क्लियर? तो बच्चे इसको रट लेते हैं, बेटा रटना नहीं है, इसको सॉल्व करना है, ड्राइव करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसके बाद आपको सारे रिजल्ट अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके नीट आईटी जेईई मेंस तक में आते हैं बेटा। फटाफट इसको कॉपी करिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ। तो अभी आपने क्या देखा कि h को h डैश से डिवाइड किया, h को h डैश में ऐड कर दिया, फिर h को h डैश से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखेंगे टाइम और टाइम डैश, मतलब इस वाले प्रोजेक्टाइल को लग रहा है टाइम t, इस वाले प्रोजेक्टाइल को लग रहा है टाइम t डैश। तो t को t डैश से डिवाइड करेंगे, t को t डैश से ऐड करेंगे, फिर t को t डैश से मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या रिजल्ट मिलेगा। बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम देखते हैं टाइम। ठीक है, तो चलिए एट एंगल थीटा, जब किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा के एंगल से फेंका गया तो उसको टाइम कितना लग रहा था? कैपिटल टी। तो उस कैपिटल टी का फॉर्मूला क्या होगा? t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, ओके। और जब प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस थीटा के एंगल से फेंका जाएगा तब इसको टाइम कितना लग रहा है? t डैश, वो होगा 2u sin 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय g। इजी है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो कितना हो जाएगा? 2u cos थीटा डिवाइडेड बाय g। अब पहले तो इन दोनों को डिवाइड करिए, फिर ऐड करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए। पहले फर्स्ट हम पहले इनको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 को डिवाइड करिए। t अपॉन t डैश इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g मल्टीप्लाई बाय g डिवाइडेड बाय 2u cos थीटा। g से g कैंसिल, 2u से 2u कैंसिल, कितना आ गया? sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है। बोलिए, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल गया? t अपॉन t डैश बराबर tan थीटा। ये रिजल्ट ये मिल गया, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके सामने, नोट कर लीजिए इसे, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब दोनों को ऐड करके देखेंगे। सेकेंड, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को, बस इक्वेशन को आप इसे 1 मान लीजिए, इसे आप 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 2 को ऐड करिए, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? t प्लस t डैश इज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g प्लस 2u cos थीटा डिवाइडेड बाय g। बस आप इसमें कुछ मत करिए, 2u अपॉन g कॉमन ले लीजिए, sin थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा। ये आपका हो गया एक इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। थर्ड में हम क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करिए। चलिए करिए, ये हो जाएगा t डैश इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g, 2u cos थीटा अपॉन g। तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g मल्टीप्लाई बाय 2u cos थीटा अपॉन g। ये हो गया।
सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 4u² sin थीटा cos थीटा अपॉन g स्क्वायर, 4u² sin थीटा cos थीटा अपॉन g स्क्वायर। तो हम इसे चाहे तो एक r के टर्म्स में भी रिलेशन बना सकते हैं, आपको पता होना चाहिए r बराबर होता है u² sin 2 थीटा अपॉन g, है ना। तो sin 2 थीटा की जगह पे हम कर सकते हैं sin थीटा cos थीटा अपॉन g। तो मैं इस टर्म की जगह पे r लिखना चाहता हूं, तो 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन g की जगह पे आप r लिख दीजिए, तो आपका बचेगा 2r अपॉन g, है ना, 2r अपॉन g। क्या बचेगा, t डैश इज इक्वल्स टू 2r डिवाइडेड बाय g। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इस पे भी स्टार बना दीजिए। तीन रिजल्ट आपके सामने आ गए, t अपॉन t डैश, t प्लस t डैश और t मल्टीप्लाई बाय t डैश। ठीक है, तो इसमें से भी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, फटाफट से नोट कर लीजिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था और इसको मुझे थोड़ा समझाना था। चलते हैं आगे रिजल्ट की तरफ, कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए बने रहिए, चलते हैं आगे की तरफ। प्रोजेक्टाइल मोशन के सरफेस टू सरफेस के क्वेश्चंस मैं भी कराऊंगा, परेशान मत होइएगा। बेटा देखिए, क्वेश्चन आपसे सरफेस टू सरफेस के प्रोजेक्टाइल में आपके टीचर्स कैसे पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने फेंका, तो इस तरह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है और किसी भी पार्टिकल को हमने इनिशियली u की स्पीड से फेंका है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा का एंगल सस्टेन कर रहा है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रोजेक्टाइल कुछ टाइम के बाद यहाँ पहुंच गया, मान लीजिए t टाइम के बाद ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंच गया, जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, लेट इट बी स्मॉल h का हाइट ले रहा है। मतलब मान लीजिए कि ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है वो h हाइट पर है और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं यहाँ बना रहा है अल्फा, और यहाँ पे इसकी स्पीड है मान लीजिए v, कितनी है v, और ये कितना एंगल सस्टेन कर रहा है, मान लेते हैं अल्फा का एंगल सस्टेन कर रहा है। फिर से समझ लीजिए कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से फेंका और t समय के बाद प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंच गया। t समय के बाद वो ग्राउंड से h हाइट पे है और इस पॉइंट पे इसकी स्पीड है v, और ये है इसकी इनिशियल स्पीड और ये है इसकी t समय के बाद की स्पीड प्लेन में, और ये स्पीड, ये पार्टिकल इस पॉइंट पे अल्फा के एंगल पे है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से अल्फा के एंगल पे है। तो आपसे ये v की वैल्यू पूछा जाता है, बताइए स्पीड ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि u की स्पीड से फेंका जा रहा है, थीटा का एंगल सस्टेन कर रहा है, t समय के बाद प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंच गया और इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रही है और ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से h हाइट पे है। तो बताइए इस पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले काम करिए कि इस वाली वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा और ये आपका क्या हो जाएगा, u sin थीटा हो जाएगा। इसको आप रिजोल्यूट कर लीजिए। ठीक है, आपने रिजोल्यूट कर लिया, समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर ये स्पीड u cos थीटा है तो ये भी कितनी होगी, u cos थीटा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि पूरे रास्ते पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और स्पीड दोनों कांस्टेंट रहती है। अब हम एक काम करने जा रहे हैं, पार्टिकल की यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है। तो पार्टिकल की आपको वर्टिकल स्पीड तो निकालनी पड़ेगी vy, हॉरिजॉन्टल तो आ गई, वर्टिकल स्पीड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वर्टिकल स्पीड को मान लेते हैं vy, मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक t समय के बाद इसकी वर्टिकल स्पीड vy हो गई। तो पहले हम देखेंगे y डायरेक्शन का मोशन। क्या देखेंगे, y डायरेक्शन का मोशन। एक पार्टिकल था, इसको इनिशियली किस स्पीड से फेंका गया, u sin थीटा की स्पीड से फेंका गया और t समय के बाद जाकर यहाँ पे इसकी स्पीड, वर्टिकल स्पीड कितनी हो गई है, vy हो गई है। कितने समय के बाद, t समय के बाद। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड कितनी, vy है। और पूरे रास्ते ग्रेविटी कितनी लग रही है, g लग रही है। तो क्या पार्टिकल की वर्टिकल स्पीड निकाली जा सकती है, बिल्कुल। कौन से क्वेश्चन लगा देंगे, vy is equals to uy minus g into t। vy कितना हो जाएगा, vy is equals to uy, और uy कितना है, u sin थीटा minus g into t।
क्लियर है यहाँ तक? बताइए कोई कंफ्यूजन? अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। ठीक है, समझ में आ गया? एकदम बढ़िया तरीके से बताते रहिए। अब क्योंकि पार्टिकल h हाइट पे भी तो पहुंचा है भाई, पार्टिकल h हाइट पे भी तो पहुंचा है ना, तो ठीक है पार्टिकल h हाइट पे, तो हम यहाँ पे h हाइट पे भी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब वो फॉर्मूला क्या लगाएंगे h हाइट का, जरा देखिए। तो आप यहाँ पे लगा दिए थर्ड इक्वेशन, ये तो आपने लगा दिया फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या लगा दिया आपने, फर्स्ट इक्वेशन लगा दिया। आप यहाँ पे थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं बेटा, थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2g स्मॉल h, क्योंकि h हाइट पे है ना पार्टिकल। वी वाई क्या है इसका, वी वाई तो पता नहीं है हमें, प्लस यू वाई का स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। अब ग्रेविटी को हमेशा किस में लेंगे, माइनस में ले लीजिए। तो यहाँ पे वी वाई कितना आ जाएगा, यहाँ पे वी वाई आ जाएगा अंडर रूट के अंदर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। यहाँ से वी वाई आप निकाल सकते हैं और यहाँ से भी आप वी वाई निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब आपको क्वेश्चन में या तो टाइम देगा या तो हाइट देगा, या तो टाइम देगा या तो हाइट देगा, और अगर दोनों दे रहा है तो आप ये वाला लगाइए, ज्यादा आसान है। और इन केस मान लीजिए पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम नहीं दिया गया, सिर्फ हाइट दी गई कि कितनी हाइट पे है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के इसकी वी वाई निकाल लीजिए। एक बार वी वाई पता चल गया तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। सो पार्टिकल की वाई डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे पार्टिकल की वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी हो जाएगी u sin थीटा माइनस gt j कैप, भाई ठीक है, वर्टिकल है ना। और इस पॉइंट पे पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगी बताइए, vx कितना हो जाएगा पार्टिकल का, u cos थीटा हो जाएगा भाई, u cos थीटा, और i क्या, क्योंकि x डायरेक्शन में, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर, बोलो है कि नहीं। और vx वेक्टर कितना है आपके सामने, u cos थीटा i कैप प्लस vy वेक्टर कितना है, u sin थीटा माइनस gt j कैप। ये आपका आ गया पार्टिकल की वेलोसिटी। तो क्या यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते, वही तो स्पीड होता है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे बेटा, स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो निकाल लो फटाफट से, u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। सिंपलीफाई करना पड़ेगा इसमें बस आपको, और कुछ नहीं करना है, सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करके आप क्या निकाल सकते हैं, पार्टिकल की स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल की स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड निकल आएगी। अल्फा से कोई लेना देना नहीं है, अल्फा वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं करना अल्फा वगैरह। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं पूछूं बताइए इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, क्या बताएंगे, इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, तो बताएंगे सर इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी u वेक्टर इज इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, मतलब ux i कैप प्लस uy j कैप। ये होगा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी और ये है पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी। ये क्या है, पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी आपके सामने ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताएं, क्लियर। अब आपसे पूछा जाए बताइए चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, तो भाई चेंज इन वेलोसिटी निकाल दो, कौन सी बहुत बड़ी बात है। पार्टिकल की ये वेलोसिटी आपको पता है, पार्टिकल की ये वेलोसिटी पता है, पार्टिकल की चेंज इन वेलोसिटी निकाल दीजिए। डेल्टा v बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दीजिए, तो यहां से लेकर यहां तक में पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, वो आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये तो फॉर्मूला होता है। फाइनल वेलोसिटी आपके सामने का है, ये u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप माइनस u कितना है, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। सिंपलीफाई कर दीजिए, सिंपलीफाई करिए तो ये हो जाएगा u cos थीटा i कैप प्लस अंदर मल्टीप्लाई करिएगा u sin थीटा j कैप माइनस gt j कैप माइनस u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप। देखो क्या क्या कटा, u cos थीटा i कैप से u cos थीटा i कैप कैंसिल हो गया,
यू साइन थीटा जे कैप से यू साइन थीटा जे कैप कैंसिल हो, क्या बचा माइनस जी टी आई कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ गई मेरे बच्चे, माइनस जी टी आई कैप। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, ये पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज निकल आया। और यहां से आपको समझ में आ रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज कैसा है, माइनस 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 मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो आपको काफी कुछ इसमें से निकालने को पूछा जा सकता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड से रिलेटेड अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, आराम से हो जाएंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी बात आपको यहाँ पे। तो आप जैसे यहाँ पे आपको tan थीटा निकालना हो, यहाँ पे क्या निकालना हो, tan थीटा निकालना हो। फिर कैसे निकालेंगे tan थीटा, अपने को tan थीटा निकालना आता है, बिल्कुल निकालना आना चाहिए tan थीटा तो आपको निकालना आना चाहिए। कैसे निकालेंगे tan थीटा, बताइए फटाफट से। ये थीटा क्या है, ये इस स्पीड का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, और u sin थीटा और u cos थीटा के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। बोलो, आप ऐसा समझो कि एक वेलोसिटी है u cos थीटा i कैप और एक वेलोसिटी है u sin थीटा j कैप। अब बीच वाले को भूल जाओ, अब ये दूसरे पे कितने पे है, 90 डिग्री पे है। बोलो, ये एक दूसरे से किस पे है, 90 डिग्री पे। ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो कितना आएगा, u। इन दोनों का रिजल्टेंट भी निकालेंगे आप, तो इनका रिजल्टेंट कहां से जाएगा, ये जाएगा u। बोलो, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें मैंने वेक्टर में आप लोगों को पढ़ाई है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ux, और इस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, uy हो जाएगी। और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, uy डिवाइडेड बाय ux, uy डिवाइडेड बाय ux। बोलो, ठीक है, समझ में आ गया। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हालांकि अभी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए हैं, अभी तो मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए हैं आप लोगों को। अब मैं आपको कराऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन के, सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम अपने प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन बता देंगे आप लोगों को, और देन इसके बाद हम आपको बता देंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एंड चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन वेलोसिटी तो आपने यहाँ से यहाँ तक में चेंज इन वेलोसिटी निकाल दी है, माइनस जी टी जे कैप। ठीक है, तो होप सो कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।